आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारी आज की खास पेशकश में बात इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ की। जी हाँ, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम ब्रदरहुड और ग्लोबल पीस में यकीन रखते हैं। शुरू से ही हमारा नारा विश्व बंधुत्व का रहा है। हमारी पॉलिसी हमेशा दुनिया भर में और खासतौर पर पास पड़ोस में दोस्ताना माहौल पैदा करने की भी रही है, इसीलिए कि इंसानियत की तरक्की पीस और हार्मनी के माहौल में ही मुमकिन होती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमन चैन की अपनी हिफाजत होना भी ज़रूरी है। जब हम अमन चैन की बात करते हैं तो ये केवल जो हमारे सरहदी इलाके हैं वहाँ की बात नहीं है। हमारे विद इन कंट्री क्या हो रहा है वो भी बेहद ज़रूरी है और ये हमारा अपना जिम्मा होता है। इसी लिहाज से देखा जाए तो आज के बदलते दुनिया के मंजरनामे पर भारत हर लिहाज से अपना प्रेजेंस रजिस्टर करवाने में कामयाब रहा है। हमें दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोविड पेंडेमिक के दौर में हम दूसरे ज़रूरतमंद मुल्क जो हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से नज़रों से देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हम मिलिट्री ताकत के तौर पर अपनी हिफाजत के लिए कितने तैयार हैं। और इसी पर हमारा एक ख़ास शो है और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन राजेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। नेवी से शुरुआत करना चाहूँगी सर आपसे, क्योंकि अगर हम उस लिहाज से देखें हमारी एक बहुत लंबी कोस्टल लाइन है और वहाँ से भी एक बराबर थ्रेट बना रहता है। वहाँ पर स्ट्रेंथनिंग की बात करें हम, जो हमारे तमाम INS हैं या जिस तरीके से हमारी पनडुब्बियाँ हैं और वो जो एक स्ट्रेंथ है और उसने जिस तरह से अपनी ताकत बारंबार दिखाई है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिखाने के तौर पे अगर एक या दो पनडुब्बी आ जाती है चाइना की तो वो इंटरनेशनल वाटर्स है, कहीं भी कोई भी UN सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करके आ सकता है। उसको मैं नहीं मानता कि थ्रेट डायरेक्ट है। हाँ, एक शो पीस है कि भाई हमारी पनडुब्बी है, यहाँ जा सकती है। रही बात स्ट्रेंथ की, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वजह है कि चाइना 4 बारी सोच रहा है कि आगे ऑपरेशन लॉन्च करें लेह लद्दाख में नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी परेशानी जो इंडियन ओशन को लेके है। इंडियन ओशन इंडिया का है, राइट। चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो चाहे वो अरेबियन सी हो, दोनों तरफ हमारी नौसेना एकदम तैयार है और सुसज्जित है। अब जब भी हम चाहें, उनका एक चाइनीज का वर्ड है मलक्का डायलेमा। मलक्का एक स्ट्रेट है जो मलेशिया सिंगापुर के बीच से रास्ता जाता है पैसिफिक की तरफ, जिधर से चाइना का 80% एनर्जी सप्लाईज है। अगर जब भी हम चाहें इंडियन नेवी उस डायलेमा स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती है और उनकी अगर वॉर होती है तो ऑब्वियसली हम लोग भी जो उचित होगा वो हमारे लिहाज से हम करेंगे। Exactly. उनकी वो सप्लाई लाइन हम काट देंगे। तो अगर हम ना उनका एनर्जी सप्लाई मिल रहा है, वो बहुत बड़ी थ्रेट है। उसके अलावा इंडियन नेवी ब्लू ओशन नेवी है आज के दिन में। सुना होगा कि पैसिफिक में जाके भी हमने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है। अब आप सोचें कि इधर हम आने नहीं दे रहे हैं इंडियन ओशन की तरफ, बजाय उल्टा हम उधर चले जाएं और वहाँ जितने भी नेबर्स हैं चाइना के, नाम से आप देख लीजिए, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, वियतनाम हो, फिलीपाइंस हो, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, छोटा सा है, सबके साथ चाइना की बॉर्डर प्रॉब्लम है। राइट। टेरिटोरियल इश्यूज का झगड़ा है और इतना हद तक बढ़ गया है कि ताइवान को लेके अभी साउथ चाइना सी में अमेरिकन्स ने 2 अपने बैटल कैरियर्स भेज दिए हैं, जिनकी कम से कम एक जहाज पे 60 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट रहते हैं डिप्लॉयड। अब आप सोचें कि चाइना अब 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है। अब वो एक पहलू दूसरा जुड़ जाता है, इंडिया के लिए फेवरेबल है कि उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होंगी कि एक तरफ US और कंबाइंड फोर्सेस को टैकल करें साउथ चाइना सी में और दूसरी तरफ इंडिया से भी वो पंगा ले। किस लिए ये कर रहे हैं मेरे को समझ में आता है कि हिंदुस्तान में बोला जाता है अगर आपके पास पावर बहुत ज़्यादा हो जाए आशा से अनुरूप तो वो मदमस्त हो जाते हैं। तो शायद वही हो गया है कि आज के दिन में शी जिनपिंग ने पॉलिटिकल सेटअप चाइना का ऐसा कर दिया है कि वो मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर है, पॉलिटिकल सुप्रीम कमांडर है। अब उसने हर जगह सो मच सो
रूस एक उसका मित्र देश था, उसके खिलाफ भी एक जंग छिड़ी हुई है। और अभी 2 दिन पहले पुतिन ने बोला है कि वी आर गोइंग टू डिप्लॉय रशियन आर्म्ड फोर्सेस इन व्लादिवोस्तोक। क्यों? क्योंकि चाइनीज प्रेस ने बोला है कि व्लादिवोस्तोक चाइनीज टेरिटरी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह का माहौल हो गया है कि चाइना चारों तरफ से घिर गया है। अब उसके पास एस्केप रूट्स नहीं मिलेंगे। आगे कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती है वो हम देखेंगे। बट इसमें एक जो हमारे हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ, आज हिंदुस्तान बहुत ही अच्छी मुकाम पे है। लड़ाई ना हो, हम भी चाहते हैं ना हो, वो सबके लिए इकोनॉमिकली बहुत अच्छा होगा। अगर होती भी है तो हम फौजी हैं, हम हर तरह से सक्षम हैं, टेक्नोलॉजी वाइज और स्ट्रेंथ वाइज। जैसा सर ने बोला, अभी 1 मिनट लूंगा कि हमारी बैटल हार्डन ट्रूप्स हैं और कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड एयरक्राफ्ट और सी एसेट्स हैं, नेवल एसेट। जब सारा कुछ एक्सपीरियंस्ड है कंपेयर टू चाइना, जिसने वॉर सिर्फ लास्ट, जैसे बताया सर ने कि 1979 में वियतनाम छोटी सी कंट्री के अगेंस्ट देखा है, हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी, तो हमारा से ज़्यादा रहेगा जी। और न सिर्फ से इसलिए ज़्यादा रहेगा कि हमने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी, जिसमें कि हम करगिल वॉर से लेकर और इस तरह की स्थितियों का हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ तो जैसे सर ने जिक्र किया कि चाइना आइसोलेट तो कहना शायद उतना सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन उसके अपने वॉर फ्रंट्स जो खोलता जा रहा है और उसके लिए वो आने वाले वक्त में बड़ा चैलेंज भी साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम इंडियन जो हैं, हमारी न सिर्फ इकॉनमी बल्कि डेमोक्रेसी के तौर पर पॉलिटिकली हम इमर्ज करते जा रहे हैं। हम अगर देखें तो हमारे रिलेशंस रशिया के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे। बीच में कुछ उसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक शायद स्लो डाउन या उसमें थोड़ा सा कोल्डनेस देखी गई, लेकिन आज हम फिर से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा। हम इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, हम यूएस के साथ बहुत अच्छे हैं, हम जापान के साथ बहुत अच्छे हैं, हम श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे हैं। तो ये जब हम अपने आप को इस तरीके से इमर्ज कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी स्ट्रेंथ आपकी साबित होती है अगर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तब? देखिए, मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ चाइना के ऊपर। आपको चाइना की मन स्थिति जो है, उनकी साइकोलॉजी आपको समझनी चाहिए। चाइना एक बहुत इनसिक्योर कंट्री है। अगर आप उसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो छोड़ के ईस्टर्न सी बोर्ड को बाकी चाइना लैंडलॉक कंट्री है। उसको अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए और अपनी एनर्जी लाने के लिए, जैसा कि ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया, कि उसको समुद्र के रास्ते से जाना पड़ेगा। और समुद्र के रास्ते को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक तो साउथ चाइना सी पे अपना पूरा क्लेम किया हुआ है, और वजह उसकी ये है कि साउथ चाइना सी के अंदर बहुत तेल और गैस का भंडार है, तो वो उस पूरे इलाके को अपना करता है और सबसे अपनी दुश्मनी कर ली है। तो वहाँ पे उसकी एक इनसिक्योरिटी है मलाक्का सिंड्रोम की वजह से। उस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने एक नया 2015 में नया स्कीम बनाई, सीपैक, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि लैंड रूट से हम जाके सीधा ग्वादर पोर्ट के ऊपर, जो कि ये अपनी ईरान की खाड़ी के पास है, वहाँ से डायरेक्ट अपना एनर्जी ले आए और अपना जितना भी मार्केट के लिए अपना फिनिश गुड है वो उसके अंदर हम आगे अपने भेज सकें। अभी इन दो चीज़ के अगर आप कंबाइन करें, हिंदुस्तान इसके अंदर बीच में कहाँ आता है? हिंदुस्तान आता है सी के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर। हिंदुस्तान बहुत ही डोमिनेटिंग कंट्री है क्योंकि हमारी ज्योग्राफी इस प्रकार की है। राइट, करेक्ट। तो इसलिए चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान हम उनसे दबा रहे। दूसरी चीज़, ये सीपैक जो है, सीपैक भी हमारे इलाके से होकर निकल रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान से। और सबसे बड़ा उनको खतरा इसलिए आया है, और जिसकी शायद एक वजह है, वो इस वक्त लद्दाख में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने एक नई सड़क दुर्बुक से लेकर डीबीओ तक बना दी है, और डीबीओ से काराकोरम पास जो है वो सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर है। अगर हम काराकोरम पास को फतेह कर लेते हैं, वहाँ से नीचे जिंगजियांग थोड़ी दूर है, वो काशकर जो है वो थोड़ा 100 किलोमीटर है, वहाँ जहाँ से कि आपकी सीपैक शुरू होती है। तो सीपैक भी थ्रेटेंड है और इनकी सी लेन्स भी थ्रेटेंड है। तो इस हालत के अंदर चाइना की मनस्थिति ये है कि हिंदुस्तान जो है उसको पॉलिटिकली सबड्यू किया जाए,
और जिसकी वजह से जो भी ये हरकत कर रहा है, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल इन अ वे, और वो कर नहीं पा रहा है, और उसका आगे आने वाले वक्त में मालूम चलेगा कि क्या होगा। मैं आपके एक कमेंट पे और करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। आपने क्या, इतने हमारे देश जितने भी हैं, अमेरिका है, रूस है, इजराइल है, और काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं आज की तारीख के अंदर, हमारी डिप्लोमेसी कितनी सफल रही है। तो आई वुड से इट, इंडिया कंटिन्यूज टू बी नॉन अलाइंड, और वी आर अलाइंड, वी आर नॉन अलाइंड बाय अलाइनिंग एवरीबॉडी। दैट इज वन पॉइंट। और दूसरा बात जो ये है, कल की तारीख में अगर युद्ध होता है तो हिंदुस्तान को ये युद्ध अपने ही दम के ऊपर लड़ना पड़ेगा। ये आशा करना कि कोई दूसरा इसके अंदर आएगा, वो उस चीज को हमको नहीं करना है। वी हैव टू कॉल चाइनीज ब्लफ ऑन आवर ओन। यस, और ये बिल्कुल शायद इस तरफ जाया भी जा रहा है, इस तरफ सोचा भी जा रहा है, क्योंकि एक विजन की बात होती है, और वैसा विजन कम से कम आज के अगर हम स्थिति में बात करते हैं तो वो पॉलिटिकली भी हमको दिखाई देता है। क्योंकि सर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, हम जिस तरीके से ना सिर्फ अडेप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, बल्कि हम टाई अप्स कर रहे हैं उस तरीके से कि हमको सिर्फ और सिर्फ आपके हथियार नहीं चाहिए हैं, हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए है। क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, उसमें अगर हमको ज़रूरत पड़ती है, या हम अपने आप को क्योंकि उस लिहाज से भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में उनको जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इस तरह के जो हथियार हैं, उनको बनाना भी चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लेने भर की बात नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी वाइज हम कितना साउंड हुए हैं। क्योंकि अगर हम राफेल की बात जैसे करते हैं, ये एक हमारी बड़ी स्ट्रेंथ को न सिर्फ दर्शाता है, बल्कि कई चीज़ें माइंड के लेवल पर खेली जाती हैं कि उनके पास ये भी है, तो वह उस तरफ भी एक विजन साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं जानना चाहती हूँ कि कितना हमने आपको स्ट्रेंथन कर लिया है, चाहे वो हमने जो जमा किया है, जो हमने टाई अप्स करके दूसरे मुल्कों से मंगवाया है, या हम उस कोशिश में हैं कि हम अपने यहाँ भी उसको प्रोड्यूस कर पाएँ। जी देखिए, यूरोप और अमेरिका तरक्की का मेन रीज़न है मिलिट्री स्ट्रेंथ, और उसमें भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आज जितने असलहे बेचे जा रहे हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हो, पनडुब्बी हो, जहाज हो, फ्रिगेट, या आर्मी की एक से एक अलग तरीके के हथियार, जिसमें टैंक भी हैं, जिसमें आर्टिलरी गन्स भी हैं, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनके कब्ज़े में सब है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में वो ट्रेड करते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर हम अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लें तो शायद हमें विदेशी सामानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सालों से क्या हुआ उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। टाटा ने मिलके एक आर्टिलरी गन बना दी है, जिसका ट्रायल सक्सेसफुल हो गया और शायद डिप्लॉय भी हो गई। अब ये सब मुद्दे वैसे हैं कि ओपन सोर्सेस से बात करने पे ठीक नहीं है, बट धीरे धीरे एक इसका उदाहरण हो गया। मेन बैटल टैंक्स हम अवधी में बनाने लग गए। एयरक्राफ्ट की बात करें जो हाईली सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकली स्ट्रांग है, उसमें भी पूरी असेंबली लाइन Su-30 की हिंदुस्तान में है। हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरा का पूरा जहाज असेंबल करता है। उसी तरह से मिराजेस को भी हम ओवरऑल करते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी तो आ गई है, बट कुछ जो निश टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप सोचें कि जो देश शुरू से ही इसमें अग्रगणी हो गए हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, वो हमसे आगे रहेंगे। हम धीरे धीरे उनसे कैचअप कर रहे हैं। सिंपल सा उदाहरण है इसरो। हमारे ऊपर बैन लगा एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद, फिर हम पे जब बैन लगा, हमने अपने दम पे इसरो को आज उस मुकाम में पहुंचा दिया जहां खुद यूएस अपने सैटेलाइट्स हमसे लॉन्च कराता है। Exactly. उसी तरीके से मिलिट्री हार्डवेयर अब धीरे धीरे इंडिजनाइज होने लगे हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट भी उस पर अपनी से रखेंगे कि हमने ये बना दिया है, प्लीज टेस्ट एंड ट्राई, और सक्सेसफुल होगा तो कोई प्राइवेट वेंडर से पार्टनरशिप होके उसको हम अपनी देश की फौज के लिए मास प्रोडक्शन करेंगे। अब उसका एक उदाहरण देख लें, LCA, वो भी एक बहुत ही उम्दा 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमने प्रोड्यूस कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कई चीज़ें फॉरेन से हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाज का हर चीज़ अपने देश में ही बनाऊं। हमने मेजर चीज़ें बना ली, 2-4 चीज़ें जो क्रिटिकल है कहीं से इंपोर्ट करके लगा लिया। हो सकता है 2 साल बाद हम उससे भी ऊंची चीज़ अपने इजाद करके अपनी R&D के बेसिस पे इनकॉर्पोरेट कर लें, बट शुरुआत हो गई है। जी
जी, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और सर इसी से जुड़ा हुआ एयरफोर्स की तरफ मैं आना चाहूँगी, क्योंकि जिसमें मैंने स्वयं भी रफ़ाल का भी जिक्र किया, और अलावा इसके भी क्योंकि ये तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका आर्मी, नेवी और साथ ही साथ एयरफोर्स, और ये हम हमेशा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखते भी हैं जब जब अगर किसी मुश्किल आपदा जैसी स्थिति में फंसता है मुल्क, तो तब हम इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। लेकिन अगर हम और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो उसमें जो एयरफोर्स की जो स्थिति है, उसकी जो भूमिका है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और क्या सिर्फ और सिर्फ रफ़ाल से हम ये कह सकते हैं कि यस वी आर एट राइट प्लेस, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये लगातार चलता रहेगा। और अगर रफ़ाल की भी बात करें स्पेसिफिक, तो हम कितना मजबूत हुए हैं उसके आने से? देखिए, आपका जो आखिरी जो सेंटेंस है, रफ़ेल से कितने मजबूत हुए हैं, रफ़ेल आज की तारीख में दुनिया के जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें से एक है। और एयरक्राफ्ट जो है, हमको इसको एक्चुअली एयरक्राफ्ट नहीं कहना चाहिए, वेपन सिस्टम है। राइट। इसके अंदर जो हथियार हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह जो हैं, वो जो है उनकी जो काबिलियत है वो बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने पहले अपने हिस्से के अंदर बताया था, टेक्नोलॉजी जो है, जब किसी देश की स्ट्रेंथ आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उनका हथियार और एम्यूनिशन का जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे है। तो आज की तारीख में ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में है। तो इससे शर्तिया हमारी जो स्ट्रेंथ है आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ के साथ ये है कि सिर्फ रफ़ेल ही इसका आंसर नहीं है, ये हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है विद इन एयरफोर्स। आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके रकी एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके ड्रोन्स हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स हैं। तो हर एक मीन जब लड़ाई होती है तो उसके छोटे छोटे पहलू होते हैं, और हर पहलू के लिए एक अलग हथियार और उसका साजो सामान उसके अंदर होता है। जी। तो हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी चीज़ को अगर हम हायर लेवल के अंदर देखें, आपने जिक्र किया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई ऑपरेशन प्लानिंग होती है नेशनल लेवल के ऊपर, तीनों हमारे जो अंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साथ में बैठते हैं, कंबाइंड हमारे प्लानिंग होती है और उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, और फिर उसको हमने एग्जीक्यूट किया है। देखिए, हमने 65 की लड़ाई लड़ी, करेक्ट जी। 71 की तो एक पूरे दुनिया में मिसाल है, जिसमें 93,000 हमने एक तो नया देश हमने क्रिएट कर दिया। 93,000 PW, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा PWs हमने ले लिए थे। 1999 में कारगिल वॉर जो है, हाई एल्टीट्यूड एरिया 15,000, 16,000, 17,000 की हाइट के ऊपर हमने दुश्मन को वहाँ से निकाल के बाहर किया है। ये सारा हमारे तीनों जो विंग्स हैं उनकी सहायता से। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, 1962 में हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी जो निकल के आई है, 1962 में एयरफोर्स ने कभी भी हिस्सा नहीं लिया था। वो इट वाज नॉट परमिटेड। वो बहुत बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि एयरफोर्स जो है वो हमारा स्ट्रेटजिक वेपन है। देखिए इसकी रीच कहाँ है। जब लेट से कोई भी पड़ोसी देश अपनी कैंटोनमेंट से अपनी फौज को निकालता है, जब वो अपनी रेल हेड के ऊपर लाके उनके अपने टैंक्स उतारेगा, अपनी तोपें उतारेगा, उनका डिस्ट्रक्शन करने के लिए एयरफोर्स जाती है। करेक्ट। उनकी जब भी फौज अपने रेल हेड या रोड हेड से आगे आके बैटलफील्ड के अंदर आती है, पूरे रास्ते के अंदर एक तो उनकी रेकी कि कहाँ पे आ रहा है, डिटेक्ट, करेक्ट, उसके बाद उनको इंटरफेयर, उनके और उसको डिस्ट्रॉय करना। ये जो ताकत है एयरफोर्स में है। और आज की तारीख के पहले क्या था, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को टारगेट के ऊपर जाना पड़ता था, फिर वो डाइव अटैक करते थे। लेकिन आज की तारीख में बियॉन्ड विजुअल रेंज के एम्यूनिशंस आ गई हैं, जो कि आप 100-150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के टारगेट को आप बर्बाद कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है वो इक्विप्ड है नाइट विजन से भी, और हर तरह की जो हम ये कहें कि एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कोशिश हो रही है कि वो हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बड़ा इम्पॉर्टेंट है सर, वो ये कि इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस, ये दो भी एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि
इंफॉर्मेशन हमको इंटेलिजेंस से जिस तरह से मिलती है, और ये एक क्योंकि जब हम बात करते हैं डिफेंस की तो एयरफोर्स, आर्मी और इनकी तो बात होती है, वो सेक्टर ऐसा है जो कि आपको एकदम नीश नाइव एंड एकदम प्रिसाइज, जिसको हम कहें वैसे इंफॉर्मेशन आपको मुहैया करवाता है, जिससे कि आपको आगे का आपका विजन क्या होना चाहिए, आपका आगे एक्शन क्या होना चाहिए, वो सब बताता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट? शुरू से ही युद्ध कला में इंटेलिजेंस का रोल बहुत अहम रहा है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश हो या उसके पहले जब हमारे राजे रजवाड़े युद्ध करते थे, तो सब में गुप्तचर रहा करते थे। क्योंकि अब मॉडर्नाइज हो गया है, वो व्यवस्था थोड़ी बदली है। अब उसमें जैसा अभी जिक्र हो रहा था राफेल का, अभी हर जगह मल्टीटास्किंग हो गई है। तो अब इस स्थिति में हम अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग तरीके के जहाज रखें, वो बहुत कम्बरसिम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इस जहाज को बोला गया है ओमिनी रोल, जिसके मल्टीपल रोल हैं, जहाँ आप उसको बॉम्बिंग मिशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, ग्राउंड अटैक, एरियल डिफेंस, रिकनेसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब उसमें करने क्या है, आपको जो अंडरस्लंग पॉड्स हैं उसमें अलग अलग चीज़ें डालनी हैं। तो रेकी के लिए जा रहा है अगर, या फोटोग्राफी के लिए जा रहा है, रिकनेसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, अलग अलग पॉड हैं, उसके एनिमी के पास जाएगा, इन्फॉर्मेशन आके वापस आ जाएगी। अब रही मॉडर्न एवियोनिक्स और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम के अलावा, जो अभी जिक्र हो रहा था, सर ने बताया बियॉन्ड विजुअल रेंज, हमारे देश में रफाल आने के साथ 3 नई और टेक्नोलॉजी आ गई। एक मिटियोर, जो एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज है। अब आपको बहुत नज़दीक से एयरक्राफ्ट को डॉग फाइट मोड में नहीं लाना है, दूर से ही फायर एंड फॉरगेट। सिमिलरली एयर टू ग्राउंड 350 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो हमारे एयर बेसेस ग्राउंड मतलब ग्राउंड लेवल पे हैं, पहाड़ी पे नहीं चढ़ना जिस पे वेट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, वो भी टेक ऑफ करके चाइना के टारगेट्स पिकअप करके उन पे 300 किलोमीटर पहले ही अपनी मिसाइल छोड़ दें तो वो उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह करेगी। एक हैमर करके मिसाइल सिस्टम आ गया, वो भी एयर टू ग्राउंड है। तो ये सब आ जाने के बाद इनको और एक्टिवली और प्रिसाइसली यूटिलाइज करने के लिए इंटेलिजेंस और ज़्यादा अहम है। अब हमारे पास रिसात करके सैटेलाइट्स हैं, जो सुबह शाम 24/7 उनका काम ही है जिस एरिया में डिजिग्नेटेड हो उनकी फ़ोटो खींचते जाओ, और वो फ़ोटो बड़ी प्रिसाइज होती है। उसके बेसिस पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबके इंटेलिजेंस सर्विसेज इन्फर करती हैं कि ये जो टेरेन है हमारे किस काम की है, इसमें क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। अब दूसरा बात, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उतना अहम है, वो आर्मी के पर्सपेक्टिव से है कि अगर हमें पहले पता हो कि आर्मी का जो दूसरी तरफ फौज है उसका ऑर्डर ऑफ बैटल क्या है, और हमारी उस तरह की क्षमता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, जैसे अभी बालाकोट हुआ, तो वी हैड पिन पॉइंट इंटेलिजेंस ऑफ द माउंटेन ऑन विच द ट्रेनिंग सेटअप वाज देयर, ढेर सारे लोग हैं, टेररिस्ट ट्रेनिंग हो रहा है, वो सारा पता था। उस पिन पॉइंट एक्यूरेसी की वजह से, ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से हमने पूरा तबाह किया। तो यहाँ पे वही दर्शाना चाह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत अहम मायने रखता है और रखेगा। और एक चीज़ और इसमें जोड़ दूँ, पहले का दौर था जब आर्मी की इंटेलिजेंस अलग थी, एयरफोर्स की अलग थी, नेवी की अलग थी, और पुलिस की इंटेलिजेंस भी उतनी अहम है, वो भी अलग थी। अब हमने सब कुछ जॉइंट कर दिया है। उसकी वजह से जो हम अलग अलग पहलू में ध्यान देने में रह जाते थे, अब सारी इनपुट्स आ गई एक साथ, सारे एक साथ बैठ के एनालाइज कर लेते हैं। तो वो देश के लिए काफ़ी पोटेंशियली यूजफुल है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे हम अटैक अपने प्लान कर सकते हैं। जी जी। तो कंक्लूडिंग में आपसे सर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें एक बात का जिक्र होता है कि न सिर्फ मुल्क को बनाने में बल्कि मुल्क की हिफाजत करने में, ये दोनों ही लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इससे बस मैं आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क इसी से जुड़ा हुआ चाहती हूँ। देखिए, आर्म फोर्सेस जो है वो नेशन बिल्डिंग के अंदर, चाहे वो पीस स्टेशन में हो या लड़ाई की हालत में हो, हमेशा नेशन बिल्डिंग के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कोई भी आप पहलू ले लीजिए, जो भी काम पूरे कंट्री के अंदर मुश्किल है, और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बरसात के बाहर निकल जाता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, उसका तो आर्म फोर्सेस जो है वो एकदम पिचन कर जाती हैं। आर्म्ड फोर्सेस इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
करेक्ट। और आपने देखा जब भी विपदा आई है हमेशा आर्म फोर्सेस रहती हैं। आर्म फोर्सेस जो है उन जब शक्तिमान है तो उसमें देशवासी जो हैं बड़े आराम से सुख चैन की नींद सो सकते हैं। एग्जैक्टली। आर्म फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो हमारा मनोबल है देश का वो आगे रहता है। आर्म फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो हमारी डिप्लोमेसी दे स्पीक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अभी जैसा लद्दाख के अंदर स्थिति है, जब हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री अपने काउंटर पार्ट से वहाँ पे मिले रूस के अंदर, तो उस वक़्त उन्होंने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आर्म फोर्सेस ने उनको दी थी। अगर ये इमेजिन करिए, अगर ये जो आज की तारीख में हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं होती और हम डोमिनेट नहीं करते चाइनीज़ फोर्सेस को, तो शायद उनका जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कच्ची हो जाती। तो इस प्रकार से जब आप स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए कि जिस फील्ड में आप देखिए आर्म फोर्सेस सबसे आगे रहती हैं। राइट। आप कैसे कंक्लूड करेंगे सर? अब जब हम देखते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव में, तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसा रोल प्ले करती हैं कि दे प्रोवाइड अ वेरी सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस। अब जब सिक्योरिटी है तो बाकी देश के हर सेगमेंट अपने अपने हिसाब से जो उनको काम करना है करते रहते हैं। 2 एग्जांपल दूंगा। अपने बॉर्डर एरियाज, पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है, वहाँ अगर आप जाएं कभी तो देखेंगे क्योंकि इतना सिक्योर इन्वायरमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस की वजह से है कि बाउंड्री के पास तक हम खेती करते हैं। और दूसरी तरफ देखें कि उस तरह का सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं होने की वजह से बंजर जमीन दिखेगी आपको। दूसरा, इंडियन ओशन में अफ्रीकन कोस्ट पे ढेर सारी अपहरण होते हैं शिप्स के, जो सोमालिया और वो अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं जो शिप्स आर्म्स नहीं कैरी करती, कमर्शियल शिप। तो ये उसका फ़ायदा उठा के छोटी बोट्स पे असलहे लेके रोकते हैं, चढ़ जाते हैं। तो वो शिप की शिप पूरी ये हाईजैक कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं और फिर रैंसम लेते हैं। इनके सपोर्ट के लिए इंडियन नेवी अगेन एक सेफ प्लेटफॉर्म बनाती है, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, शिप्स जो ऑयल लाती हैं या मर्केंडाइज गुड एक्सपोर्ट होता है, वो बड़ा सेफ जिस तरफ भी जाना हो, चाहे वो अरेबियन सी में हो, चाहे वो नीचे इंडियन ओशन, पूरा बड़ा सेफ इन्वायरमेंट इंडियन नेवी प्रोवाइड करती है। उसी तरह से एरियल थ्रेट्स तो खैर हम कंट्रोल कर ही लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। और आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। हमारा ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।